हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब श्रोडिंगर समीकरण के बारे में हमने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा था जो कि कुछ इस तरह थी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, जो कि एक विमीय थी, बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल x2। यहाँ पे सिर्फ x के लिए बात हो रही थी क्योंकि ये एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण थी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इसमें ही त्रिविमीय की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब टॉपिक डालेंगे एक, और फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि उस समय पर, यानी कि जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक मुक्त कण के लिए, जिसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं होती थी, सिर्फ गतिज ऊर्जा हुआ करती थी, तो उसके लिए हमने काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण निकाल ली थी, काल आश्रित जो समय पर निर्भर करती थी। लेकिन अब जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो ऐसे कण के लिए पढ़ेंगे जो कि मुक्त नहीं है, उस पर कोई ना कोई बाह्य बल लग रहे हैं जिसकी वजह से उसके पास गतिज ऊर्जा के साथ स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो अब अपन लिखेंगे टॉपिक, एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, ब्रैकेट में लिखना स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में गति का समावेश, मतलब इस पर कोई ना कोई स्थितिज ऊर्जा भी होगी। स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में गति का समावेश, डन। अब अपन करते हैं इसको। माना कण किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र, माना कण किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र, स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र का नाम हम लोग लिखाएंगे V से, और V लिखेंगे, एक विमीय की बात कर रहे हैं तो Vxt, Vxt में गतिशील है, में क्या है, गतिशील है। तो कण की कुल ऊर्जा, तो कण की कुल ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो E कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा यानी कि p स्क्वायर बाई 2m, और स्थितिज ऊर्जा हो गई Vxt। समीकरण एक पहले हमने लिखी थी सिर्फ p स्क्वायर बटे 2m, क्यों, क्योंकि उसमें कण जो है वो कैसा था, मुक्त था, और मुक्त कण की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। आगे हम लिखेंगे इस समीकरण को दोनों तरफ इस समीकरण को दोनों तरफ, दोनों और किससे गुणा करने पर, साई एक्स टी जो कि हमारा तरंग फलन है से गुणा करने पर करें तो ई साई एक्स टी बराबर p स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स टी साई एक्स टी, साई एक्स टी।
अब अपन क्या करेंगे, इसमें संकारकों का प्रयोग करेंगे। कौन सा? संवेग संकारक और ऊर्जा संकारक। तो लिखेंगे संवेग व ऊर्जा संकारकों के मान रखने पर, संवेग व ऊर्जा संकारकों के मान रखने पर, कौन कौन से? P जो होता है संकारक, उसका मान तो होता है माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बाय डेल X, और ऊर्जा जो होता है उसका संकारक होता है आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल T। ये मान हम लोग किस में रख देंगे भाई? समीकरण 2 में। नोट करो इसको, फिर इससे आगे लिखवाते हैं। बस पहले जैसा ही सब कुछ है, सिर्फ खेल जो है वो Vxt ने बदल दिया, स्थितिज ऊर्जा ने बदल दिया। खेल किसने बदला? स्थितिज ऊर्जा ने। नोट कर लो इसको, मैं ऊपर से मिटा देती हूँ इसको। तो अब समीकरण 2 में इसका मान रखें तो देखिए E की जगह रखेंगे आयोटा H क्रॉस डेल साई एक्स टी बाय डेल टी बराबर P स्क्वायर बाई 2m। P स्क्वायर की जगह इसको रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, और आयोटा स्क्वायर का माइनस, माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 बाय डेल x 2, और यहां पे साई को भी इसके साथ इंसर्ट करवा दो, यानी कि इसके साथ गति मतलब जोड़ दो, है ना। फिर Vxt साई एक्स टी, ये जो है ये समीकरण है। काल तो आश्रित, काल आश्रित है क्योंकि समय पे आ रही है निर्भर, एक विमीय क्योंकि सिर्फ x पर निर्भर कर रही है, और जब ये गति कब हो रही है? स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में, यानी किसी बल के अनुसार, क्योंकि बल जो होता है F बराबर माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा है यानी बल है। तो ये जो समीकरण होती है ये एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे उपरोक्त समीकरण, या समीकरण इसको मैं दे देती हूँ तीसरी, नीचे से मिटा देती हूँ। ये जो समीकरण 3 है ये किसमें? स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में जो कण गति कर रहा है उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण है। लिखते हैं उपरोक्त समीकरण 3 स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में, उपरोक्त समीकरण 3 स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में, स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में कण की एक विमीय गति को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है। इस समीकरण को एक विमीय काल आश्रित, इस समीकरण को एक विमीय काल आश्रित
श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को श्रोडिंजर काल आश्रित इस समीकरण को एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। अब इसी को ही त्रिविमीय में बदल देंगे तो क्या करेंगे, पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, माना किसी कण की त्रिविमीय गति हो रही है, माना किसी कण की त्रिविमीय गति हो रही है तो उसका तरंग फलन साई आर एक्स टी की जगह हो जाएगा वेक्टर आर टी, टी यानी समय और वेक्टर आर यानी स्थिति जो फलन होता है वो, वेक्टर आर क्योंकि त्रिविमीय है। तो त्रिविमीय श्रोडिंजर समीकरण निम्न होगा, तो त्रिविमीय श्रोडिंजर समीकरण निम्न होगा। मैं इसी में कर दूंगी सही, ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना उसी में कर दूंगी, मेरा काम तो हो जाएगा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। इसके बाद इधर लिखना है, मैं अभी कर दी उसको सही, थोड़ा सा ही चेंज होगा। x की जगह वेक्टर आर आएगा, इसकी जगह चेंज आएगा, इसकी जगह चेंज आएगा, यहां पे आएगा और यहां पे आएगा। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण 4। इधर वेक्टर आर आएगा, यहाँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी वेक्टर आर आएगा, यहाँ पर भी वेक्टर आर आएगा और यहाँ पर भी वेक्टर आर आएगा। जहां जो डेल स्क्वायर है वो लाप्लास संकारक होता है, लिखने की जरूरत नहीं है नाम, आपको ये पता होना चाहिए, डेल 2 बाई डेल x2 प्लस डेल 2 बाई डेल y2 प्लस डेल 2 बाई डेल z2। इसके बाद ये लिखना है, समीकरण 4 हो जाएगी। ये त्रिविम में बात हो रही है, त्रिविमीय श्रोडिंजर समीकरण हो जाएगी, नोट करो इसको। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, ये तो काल आश्रित थी, अब अपन लोग निकालेंगे काल अनाश्रित श्रोडिंजर समीकरण। नोट कर लो पहले आप इसको। पॉज करके एक बारी नोट कर लो। अब देखिए टॉपिक डालेंगे काल अनाश्रित श्रोडिंजर समीकरण, जिसमें टाइम नहीं आए। काल अनाश्रित श्रोडिंजर समीकरण। ठीक है, लिखते हैं इसमें। देखिए इसमें हमें कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि हम जैसे कि केंद्रीय बल मानते हैं ना, केंद्रीय बल वो होते हैं जो सिर्फ दूरी पर निर्भर करते हैं, समय पर नहीं।
दूरी पर निर्भर करने वाले जो बल होते हैं केंद्रीय बल होते हैं, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसी स्थितिज ऊर्जा वाला केस लेके चलेंगे जो समय पर नहीं सिर्फ दूरी पर निर्भर करता हो। तो लिखेंगे गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा कई घटनाओं में गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा कई घटनाओं में समय पर निर्भर नहीं करती, समय पर निर्भर नहीं करती। केवल स्थिति पर निर्भर करती है, अर्थात केवल स्थिति पर निर्भर करती है, अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा है V वो RT जो है उसका फलन ना होकर सिर्फ दूरी का फलन होगी। ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके लिए क्या होता है, साई को देखना कैसे दिखाते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए तरंग फलन साई वेक्टर आर टी को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। साई वेक्टर आर टी, इसको क्या लिखते हैं, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। एक तो फंक्शन हम लोग लेंगे दूरी का यानी स्थिति का, और एक हम फाई फंक्शन लेंगे समय का। इस तरह से इसको लिखेंगे अलग अलग करके, सेपरेट करके। नोट करो। नोट करो इसको फटाफट। आगे लिखेंगे, ये ऊपर से बिठा देते हूँ। श्रोडिंगर समीकरण से श्रोडिंगर समीकरण से हम लोग लिखते हैं आयोटा एच क्रॉस डेल ई बाई डेल टी बराबर, यहाँ पे क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे काम करती हूँ पूरा लिख लेती हूँ, प्लस यहाँ पे v वेक्टर आर टी आता था पर अब यहाँ पे v वेक्टर आर लिखेंगे सिर्फ, और यहाँ पे साई वेक्टर आर टी, यही था ना, लिख लो। यहाँ पे कुछ गलती थी शायद, ई लिख दिया मैंने, ई नहीं आएगा यहाँ पे, ऊर्जा का संकारक होता है साई वेक्टर आर टी, ठीक है ना। अब सही है।
समीकरण 1 का प्रयोग करने पर समीकरण 1 का इसमें यूज करेंगे। समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, अगर इसमें समीकरण 1 का प्रयोग करें तो देखिए आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, यहाँ पे साई वेक्टर आर की जगह लिखेंगे साई वेक्टर आर और फाई टी, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, ये आएगा क्या, सही है। अब क्या करेंगे, देखो ये तो टी का अवकलन है, टी के सापेक्ष है, तो ये साई वेक्टर आर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस, तो ऐसा है ही, साई वेक्टर आर को ले लो बाहर, यहाँ क्या बचेगा डेल फाई टी बाय डेल टी बराबर, यहाँ पे ये भी डेल स्क्वायर है ना, डेल स्क्वायर वो किसका फलन है, डेल जो है वो स्थिति के सापेक्ष अवकलन को दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, किसको दिखाएगा, स्थिति के सापेक्ष अवकलन को दिखाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, अगर ये अवकलन होगा भी तो फाई टी को आगे रख लो क्योंकि ये समय का है, और यहां आ जाएगा साई वेक्टर आर। समीकरण अगली जो भी है दूसरी दे देती हूँ, है ना। समीकरण 2 का साई वेक्टर आर फाई टी से भाग करने पर, अगर इससे भाग किया तो देखो ये तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आयोटा एच क्रॉस डेल फाई टी बाय डेल टी, और यहां पर फाई टी, यहां से डिवाइड किया इसको तो यहां से फाई टी से फाई टी कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन साई वेक्टर आर। एक बार लिख हो यहां तक, नोट करो। ऊपर से ये ऊपर का मिटा देती हूँ मैं। अब देखो ये समीकरण जो है इसका ये वाला हिस्सा देखो, ये समय पर निर्भर कर रहा है सिर्फ, और ये वाला हिस्सा जो है ये स्थिति पर निर्भर कर रहा है, आर पर निर्भर कर रहा है। अगर मैं समय में परिवर्तन करूं तो ये वाला हिस्सा तो बदलेगा, परिवर्तन होगा इसमें पर इसमें नहीं होगा। अगर मैं आर बदलूं तो इसमें परिवर्तन होगा, इसमें नहीं होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे, ये दोनों बराबर हैं और एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे। इसका मतलब ये किसी ना किसी नियतांक के बराबर होंगे, यानी कि इसको भी अगर मैं मान लूं 4 के बराबर तो ये भी 4 के बराबर हो, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों का मान नियतांक होगा। ठीक है, तो हम लोग किसी नियतांक को लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का बायां पक्ष केवल टी पर, समीकरण 3 का बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड केवल टी पर तथा दायां पक्ष
वेक्टर r पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः समीकरण के दोनों पक्ष अतः समीकरण के दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए। किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए। माना यह नियतांक E है, बताऊंगी भी बात भी। माना यह नियतांक E है जिसकी विमा ऊर्जा की विमा के बराबर होती है, जिसकी विमा ऊर्जा की विमा के बराबर होती है। अतः अब एक चीज समझना, पहले क्या है, हम लोग जब नियतांक मानेंगे तो ये तो देखो कि दोनों तरफ विमा कितनी आ रही है। देखो ये समय इसका तो ये दोनों तो फाइटी है, इनकी तो विमा से बात ही मत करो, कैंसिल मानेंगे। ये है टी, ये एच क्रॉस जो होती है इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड, और ये टाइम की होती है सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल जूल। इसकी देखो ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। दोनों ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल, ये भी जूल ये भी जूल। तो इसका मतलब कोई नियतांक ऐसा जिसकी विमा जूल हो, और जूल किसकी होती है, ऊर्जा की। समझ रहे हो ये। अतः समीकरण 3 के ये वाले पक्ष से, कौन से, बाएं पक्ष से, अब इसको लेंगे पहले एक बार, फिर दाएं को लेंगे एक बार। अतः समीकरण 3 के बाएं पक्ष से क्या होगा, समीकरण 3 के अगर अपन बाएं पक्ष की बात करें तो देखिए क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस बाय फाई टी, यहाँ पे डेल फाई टी बाय डेल टी का मान ई के बराबर। यहां से डेल टी को इधर ले जाओ, फाई को यहीं छोड़ दो और बाकी को करते हैं डेल फाई टी अपॉन में फाई टी बराबर, यहाँ आयोटा एच क्रॉस को इसके पास ले जाओ, ई अपॉन आयोटा एच क्रॉस, यहाँ पे आ गया डेल टी। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं, यहाँ से इधर लेके जाओ, डेल फाई टी बाय डेल टी बराबर आयोटा एच क्रॉस, आयोटा नीचे है, इसको ऊपर नीचे गुणा करें इससे तो आयोटा स्क्वायर जाएगा, तो माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ पे डेल टी। ठीक है, अब करते हैं इसका समाकलन। समाकलन करने पर 1 अपॉन टी का लॉग, ये फाई टी आएगा यहाँ पे, फाई टी, इसका समाकलन किया लॉग फाई टी, इसका किया माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और प्लस यहाँ पे आएगा कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने मान लिया लॉग सी, अभी अधूरा है ये, अभी पूरा नहीं है, यहाँ से फाई टी का मान निकालेंगे अपन लोग। नोट करो इसको, नोट करो इसको।
अब करते हैं, ऊपर की मैं थ्योरी मिटा देती हूँ ना। ठीक है, आगे देखिए, यहां से इसको सॉल्व करें तो log phi t माइनस log c बराबर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, यहाँ से log m माइनस log m अपॉन n माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, यहाँ से e की पावर में जाएगा ये, तो phi t बराबर अपॉन c बराबर e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। अभी मिटा देती हूँ। यहाँ से phi t का जो मान है वो क्या आ गया हमारे पास, c e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये तो हमारे पास आया phi का मान। और अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का ले लेंगे दायां पक्ष, तो यहाँ करते हैं समीकरण 3 का दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड लेने पर क्या होगा, दायां पक्ष लेते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस यहाँ था v वेक्टर r, यही था, इसके बाहर था 1 अपॉन साई वेक्टर r और यहाँ पर था साई वेक्टर r और नियतांक क्या था e, तो यहाँ से क्या आया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई वेक्टर r प्लस v वेक्टर r साई वेक्टर r इक्वल्स टू, ये साई वेक्टर r जाएगा उधर, e साई वेक्टर r। इस समीकरण में देखिए ये ठीक है, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई r, यहाँ वी आर साई r, e साई r, कहीं पर भी t है क्या, टाइम है क्या, नहीं है, टाइम नहीं है, यानी कि काल अनाश्रित समय पर निर्भर नहीं कर रही, इसीलिए ये समीकरण हमारी कौन सी कहलाती है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। यही काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, नोट करो, यही काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। एक छोटा सा काम और, वैसे अपना जो टॉपिक था वो तो कवर हो गया यहाँ पे काल अनाश्रित में, बस चेंज क्या आया है, टाइम नहीं आया, ठीक है, लगभग सेम है। तथा हम लोगों ने साई वेक्टर आर टी को क्या लिखा था, साई वेक्टर आर और फाई टी, यही लिखा था, तो साई वेक्टर आर टी क्या आ जाएगा, यहाँ साई वेक्टर आर तो वैसा की वैसा और फाई की जगह रखा था सी ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, साइड में लिख लेना सी तो लगभग एक, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट होता है, वन भी तो कांस्टेंट होता है, लगभग वन मान के चलते हैं, तो साई वेक्टर आर कॉमा टी इज इक्वल्स टू साई वेक्टर आर, और अगर इसमें टी का फैक्टर, टाइम का फैक्टर जोड़ना है तो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस है। अगर कभी कोई भी आपको साई दे दे मान लो और आपसे टाइम का पूछे, इसमें टाइम फैक्टर कैसे जुड़ेगा, तो टाइम फैक्टर ये जुड़ेगा ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और जो ई है वो ऊर्जा को दिखा रही है, किसको, ऊर्जा को, नोट करो। सी का मान क्या रख रखा है, 1 रख रखा है, जो कि क्या है, एक नियतांक है। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या देख लिया, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग श्रोडिंगर समीकरण के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, कि श्रोडिंगर समीकरण में
क्या क्या चीजें वैलिड होती हैं, जो तरंग फलन है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कि भाई तरंग फलन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उन शर्तों के बारे में पढ़ेंगे।